दोस्तों, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस समय दुनिया के कई हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है और चारों तरफ तबाही और दर्द का आलम है। ऐसे में हम यही दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द शांति कायम हो, अमन कायम हो, लड़ाइयां रुकें, मासूमों का कत्लेआम बंद हो। क्योंकि जैसा कि साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है, उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने लाना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। साहिर लुधियानवी साहब की इन पंक्तियों को देखिए। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। साहिर साहब ने क्या खूब लिखा है यहाँ पे। तो बस शमा जलती रहे और रोशनी बनी रहे, यही दुआ इस ईद पर हम करते हैं। आज एक अच्छी खबर यह आई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से ईद के मुबारक मौके पर बात कर भारत और ईरान की पुरानी दोस्ती को निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, उनसे बात करने के बाद, कि राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की और ईद तथा नवरोज की शुभकामनाएं दी। हमने आशा व्यक्त की कि ये उत्सव का मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए। क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और शिपिंग लेन को खुला एवं सुरक्षित रखने के महत्व को दोहराया। ईरान के भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित रखने के लिए उसके निरंतर समर्थन की सराहना की। ये बातें यहाँ पर इन्होंने, जब बात हो गई उसके बाद यहाँ ट्वीट कर बताई हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दूं कि हाल ही में LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घरेलू चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं, उसके जो 2 टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचे हैं, जिसे मोदी सरकार की बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया, उसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंचे, हॉर्मुज स्ट्रेट या हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते, और जरा स्क्रीन पर ले आइए उस जलडमरू मध्य को, उससे समझ लेंगे कि कहां पे वो है। आप लोग हालांकि अभी तक रट चुके होंगे, लेकिन फिर भी हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंचे जहाज के बारे में एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि खुद ईरानी नौसेना ने टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने में भारत की मदद की है। खुद ईरानी नौसेना ने इस टैंकर को, ये हॉर्मुज के रास्ते से 2 जो आए हैं 2 टैंकर, उसको गुजरने में भारत की मदद की है। नई दिल्ली की कूटनीतिक कोशिशें जो थी, इन कोशिशों के बाद जहाज को पहले से तय रास्ते से गुजरने की इजाजत दी गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट को यहां रखना जरूरी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने अपना नाम न बताने, न छापने की शर्त रखी, क्योंकि उनके जहाज के क्रू को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं थी। उनकी बात से विश्लेषकों की इस राय की पुष्टि होती दिखती है कि ईरान इस स्ट्रेट से, इस जलडमरू मध्य में एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू करने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत वो अपने दोस्त देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता है, जबकि दूसरों को हमले का डर बना रहता है। उन्होंने बताया है, इस अधिकारी ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान अधिकारी का जहाज रेडियो के जरिए ईरानी नौसेना के संपर्क में था। ईरानियों ने जहाज के झंडे, नाम, शुरू होने और पहुंचने वाले बंदरगाहों और चालक दल के सदस्यों की राष्ट्रीयता, जो सभी भारतीय थे, की जानकारी ली और उन्हें एक तय रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। ये जो 2 जहाज आए हैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें लगभग 80-90 टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, LPG सिलेंडर है। तो ईरान ने अपनी दोस्ती निभाई है और भारत जैसा रवैया ईरान उन बाकी देशों के साथ भी रख सकता है जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका का साथ देने वालों को आज फिर ईरान ने चेतावनी दे दी है। ईरान ने हिंद महासागर में ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र वाले डिएगो गार्सिया द्वीप पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और गार्सिया द्वीप जो है, गार्सिया डिएगो द्वीप 4000 किलोमीटर है ईरान से, अगर उसकी दूरी नापी जाए तो। ये देखिए, जरा इसको और जूम इन कीजिए तो और समझ में आएगा। ये देखिए 3000 ऊपर का, हाँ ये ईरान, ऊपर ईरान लिखा हुआ आप देख लीजिए, बिल्कुल दक्षिणी ईरान से, हॉर्मुज के पास से ये इसकी दूरी 3900 बताई जा रही है, 4000 किलोमीटर। डिएगो गार्सिया
जी हां, डियोगो गार्सिया द्वीप पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं आज ईरान ने। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान की तरफ से दागी गई दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहीं। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को चेतावनी भी दी थी कि ब्रिटेन की ज्यादातर जनता ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के इस जंग में, इस युद्ध में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहती। वहां की जनता, ब्रिटेन की जनता अपनी ही जनता की अनदेखी करते हुए ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देकर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश नागरिकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं ईरान का आरोप है कि खाड़ी में स्थित उसके अबू मूसा और खार्ग द्वीप जैसे रणनीतिक ठिकानों पर, स्ट्रेटेजिक जो ठिकाने हैं, उस पर होने वाले हमलों के लिए यूएई की धरती का इस्तेमाल किया गया। खार्ग द्वीप, जी हां, ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब से हमारे पास आपके बारे में जो जानकारी है उसके आधार पर दुनिया में कहीं भी पार्क, मनोरंजन क्षेत्र यानी सिनेमा हॉल या थिएटर, कुछ भी, और पर्यटन स्थल भी आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह कहा है यूएई और ऐसे देशों के लिए ईरान ने। यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि जो अमेरिका की मदद करेगा उसे भी ईरानी हमलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका है और इसमें ट्रंप पर युद्ध खत्म करने का प्रेशर यानी दबाव भी शायद बढ़ रहा है। तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर युद्ध को लेकर अपने ताजा बयान में इसके समापन की ओर इशारा किया है। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इसीलिए मध्य पूर्व में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बात आज कुछ और होती है, कल कुछ और होती है, लेकिन जो बात आज की है आपके सामने रख रहा हूं। कह रहे हैं कि हम सैन्य कार्रवाइयों को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप एक तरफ युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं इजराइल ने ईरान पर हमले बढ़ाने की धमकी दे दी है, और इस बीच अमेरिका ने ईरान के दक्षिण और पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत में IRGC के महत्वपूर्ण मिसाइल ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। आपको बता दूं कि खुजेस्तान प्रांत ईरान का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। साथ ही IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के रणनीतिक मिसाइल अड्डों का केंद्र भी है, सेंटर भी है। हमले में 12 से ज्यादा भूमिगत मिसाइलों और लॉन्च पैड नष्ट करने का दावा इजराइल ने किया है, और माना जा रहा है कि यह हमला तेल की कीमतों में उछाल ला सकता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में खुजिस्तान से ईरान के तेल का निर्यात होता है। इस बीच अमेरिका भी इस जंग के कारण तेल संकट से जूझ रहा है। तो अब अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने, जी हां, यह नोटेड है, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जनरल लाइसेंस जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक समुद्र में पहले से मौजूद ईरान के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अस्थायी अनुमति दी गई है। यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। यह कह रहा है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, जो आदेश जारी हुआ है। लेकिन ईरान ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि वैश्विक बाजारों को आपूर्ति के लिए उसके पास कोई अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध नहीं है। ईरानी तेल मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया है कि वर्तमान में ईरान के पास समुद्र मार्ग से या अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को ऑफर करने लायक कोई अतिरिक्त कच्चा तेल या अनुपयोग क्षमता बची ही नहीं है। ईरान के अधिकारियों ने यह भी जोर देकर कहा है कि युद्ध संबंधित अस्थिरता और प्रतिबंधों के कारण देश अतिरिक्त तेल की मात्रा को स्वतंत्र रूप से अन्य दिशाओं में मोड़ने में सक्षम नहीं है। यानी तेल की खपत इतनी है और जो हमें चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, या हमारे मित्र राष्ट्र जो हमसे इंपोर्ट करते हैं उससे, उनके अलावा हमारे पास नहीं है। दरअसल अमेरिका दोस्तों दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। वो ईरान के तेल ठिकानों को बर्बाद भी करना चाहता है और यह भी उम्मीद करता है कि ईरान उसकी बात मानकर बाजार में ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल उतारेगा। जबकि ईरान तो बार बार बता चुका है कि वो अमेरिका के आगे किसी हाल में नहीं झुकेगा। इधर ईद की रौनक पर जिस तरह जंग का साया छाया रहा, उसके बाद भी अमेरिका को लोग कोस रहे हैं। ईद की जो रौनक अरब देशों में दिखाई देती थी वो आज गायब रही। डर के साये में लोगों ने ईद मनाई। ईरान तो खैर युद्ध की चपेट में है ही, इसीलिए वहां ईद के मौके पर अपने शहीदों को लोगों ने याद किया। वहीं कतर, कुवैत और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन देशों में भी
लोगों को खुले में नमाज अदा करने से रोक दिया गया। उन्हें डर है कि कहीं कोई मिसाइल ना आकर गिर जाए। वहीं मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद भी सुनसान पड़ी रही। वहां भी कोई, वो भी बंद, वो मस्जिद भी बंद। यहां लोगों के आने पर इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया था। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही अल अक्सा मस्जिद को सील कर दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले 1967 में 1967 में पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान मस्जिद पूरी तरह बंद की गई थी। उसके बाद अब बंद की गई है। 1967 के बाद 2026 में, आज की तारीख में, तब इजराइल ने 1967 में तब इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और जिसे जेरूशलेम भी कहते हैं और अल कुद्स भी कहते हैं, पुराना नाम अगर देखा जाए तो, और पुराने शहर पर कब्जा कर लिया था। और ऐसे ही कब्जे या ईरान को अपनी उंगलियों पर नचाने की साजिश अमेरिका और इजराइल ने फिर से रची है, लेकिन इसमें उन्हें बुरी मात मिल रही है। तो आइए दोस्तों, बहुत कुछ आपके सामने रख चुका हूं और यह रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह जंग किस दिशा में जा रही है, दुनिया क्या सोच रही है, भारत में क्या हो रहा है, इन सब की बानगी आपके सामने रखना जरूरी है। आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका और इजराइल अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। ईरान जंग से संकट में कैसे अमेरिका है और इसमें क्या बड़ा ट्विस्ट है। ईरान जंग में बड़ा ट्विस्ट, संकट में अमेरिका। सुनने में आपको हास्यास्पद भले लगे, हंसी आ जाए भले इस लाइन को सुनने में, लेकिन आगे जब हम अगले 1-1.5 घंटे इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपको साफ पता चलेगा कि ईरान इस जंग में कहां तक जा पहुंचा है, अमेरिका क्यों यहां संकट में, हम कह रहे हैं कि अमेरिका संकट में है, वो सब कुछ अभी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं अगली चर्चा में। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी हैं और सबसे बड़ी चीज कि आकिफ जैदी साहब सीधे ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। ईद मुबारक, नवरोज मुबारक आपको। और साथ साथ इधर अंशु नैथानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चलते हैं सीधे ईरान और जैदी साहब हमारे साथ हैं। जैदी साहब, आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, अच्छी आवाज आ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी आवाज न कटे, क्योंकि बीच बीच में कई बार आवाज कटती है और मैं समझ सकता हूं कि जहां आप हैं और वहां से जुड़ पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जरा आपसे समझना चाहता हूं, आज चूंकि कल से ही ईद मनाई जा रही है, नवरोज और बाकी मतलब त्यौहार का दिन, 2 दिनों से त्यौहार में पूरा ईरान और मिडिल ईस्ट, ना सिर्फ ईरान, पूरा मिडिल ईस्ट है और मुस्लिम देश खासकर ईद के मौके पे। लेकिन क्या कुछ चल रहा है, कैसी मनी ईद ईरान में, जरा यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिल्कुल यहीं से शुरुआत करते हैं। आज का दिन, ईद का दिन, तमाम मुसलमान इसको दुनिया में मना रहे हैं, खुद हमारे देश भारत में भी इसको बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। लेकिन ईरान और बाज ऐसे दूसरे पड़ोसी मुल्क में आज 2 ईदें हैं। एक तो ये ईद उल फित्र और दूसरा जो पर्शियन कल्चर की एक ईद है बहुत जमाने से, और वो है नौरोज। ये दोनों ईदें साथ में आज एक ही दिन पड़ी हैं, तो उस एतबार से इसकी अहमियत बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम पहलू आज की ईद का यह है कि ये ईद जो आज मनाई जा रही है, ये एक खास किस्म के रूहानी माहौल में, एक रूहानी माहौल में बनाई जा रही है। इस वक्त बुनियादी तौर पर ईद एक मजहबी प्रोग्राम है कि जिसके अंदर इंसान खुदा से अपने रिश्ते को लेकर कुछ खुशी का, कुछ संतुष्टि का इजहार करता है। जो लोग इस तालीमात को नहीं समझते या दूर हैं, कभी कभी समझते हैं कि ये खुशी इसलिए मनाई जा रही है कि 1 महीने तक खाना पीना नहीं कर सकते थे, अब खाने का मौका मिल गया है, शॉपिंग करने का मौका मिल गया है। नहीं, ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर एक रूहानी खुशी है कि 1 महीने तक एक खास किस्म की बंदगी और इबादत हो सकी खुदा की, उस पर खुशी होती है। और क्योंकि ये जंग के दौरान ये रमजान का महीना यहाँ गुजरा है ईरान में, कि जिसके अंदर ईरानियों का ये पूरा यकीन और दुनिया भी देख रही है कि वो इस जंग में मजलूम है, उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उनके नाजायज हमला हुआ, उनके रहबर को शहीद किया गया, बहुत सारे और ईरानियों को शहीद किया गया। उसमें
वो जो उनके अंदर रूहानियत का जज्बा और कैफियत, वो आनों की आज मैंने कि जब ईद हुई हर जगह नॉर्मल ईद की नमाज हुई, जहां जहां नहीं होती है, मस्जिदों में, मज़ारों में, सड़कों पे, जहां जहां नॉर्मल तरीके से ईद की नमाज हुई, महसूस किया कि मजमा भी ज्यादा था और दूसरी तरफ लोगों के अंदर वो रूहानी एक संतुष्टियत वो आम सालों से ज्यादा थी। लोग एक दूसरे मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे इन रूहानी कामयाबियों पर मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन काला कपड़ा पहने हुए हैं, साथ में उनके दिल में सोग भी है, शोक भी है, तमा को लेकर, खास तौर पर रहबर शहीद को लेकर ये है। और इरादा जो है वो हर दिन मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। कल रात भी मैंने देखा, बाहर मैंने देखा रात के 2-2:30 बजे तक मैंने देखा कि ट्रैफिक जैम थी, फिर वही जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है इस वक्त, कि वही प्रदर्शन, वही मुजाहिरे, वही जज्बा, और ये सिलसिला भी जारी रहने वाला है। तो यहाँ पर ईद इस साल की मनाई गई, बहुत अच्छी तरह मनाई गई, और उसके अच्छे होने में उसका एक खास जो रूहानी और पहलू है, जो स्पिरिचुअल पहलू, इस बार बहुत ज्यादा मजबूत मैंने महसूस किया। और ये एक यादगार किस्म की ईद ये रहेगी हमेशा ईरान के लिए, बल्कि उम्मत के लिए। जी, एक यादगार ईद। लेकिन चलिए अब जरा जंग की बात कर लेते हैं। जंग में ये सुबह सुबह खबर आई कि डिएगो गार्सिया पे जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, जो मिसाइलें दागी गई हैं, इस बारे में ईरान क्या कह रहा है? अमेरिका से खबर आई कि ईरान ने ये 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, लेकिन दोनों टारगेट से पहले ही हिट कर दी गई और वो वहां से इंटरसेप्ट किया गया। एक तो पहले ही गिर गई और दूसरे को इंटरसेप्ट किया गया। खबर क्या है? और अभी तक ईरान ये कहता था कि हमारे पास 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें, मिडिल रेंज की मिसाइलें हैं, लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल से अभी दुनिया सकते में है कि क्या ईरान के पास इससे भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं? क्योंकि ये मिसाइल अपने आप में, जब आप डिएगो गार्सिया पे आप हमला कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कल को आप 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका पे भी हमला कर सकते हो सकता है अंदर खाने ये भी हो, तह खाने में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईरान की तरफ से इस पर कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपके पास अगर कुछ है तो प्लीज बताइए। जी, मैं, जैसे कि आपने कहा, ईरान ने कोई भी इस सिलसिले में स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना उसने पुष्टि की है कि हाँ ये हमारी तरफ से ऐसी मिसाइलें चलाई गई, ना उसने इनकार किया है, जबकि वो इनकार भी करता है। जैसे जब सऊदी अरामको पर 3 हफ्ते पहले हमला हुआ, या अजरबैजान के एक एयरपोर्ट पर हमला हुआ, या टर्की पर मिसाइल चली, या ओमान के सलाला में जो ऑयल की टंकियों पर हमला हुआ, फौरन ईरान ने कहा यह हमारा काम नहीं था। तो ईरान का तरीका यह है कि वो अगर करता है तो वो कहता है कि हमने किया है, और अगर नहीं करता है तो वो भी कहता है कि हमने नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि आज रात तक, कल तक, परसों तक ईरान पुष्टि करे, क्योंकि ईरान पूरी तरह से मैदान जिस तरह उसके कंट्रोल में आ चुका है, ये सूचना और जानकारी देने का भी पहलू उसके इख्तियार और कंट्रोल में, वो हर चीज सोच समझ के करता है। हो सकता है आज रात तक, कल तक ऐलान करे कि ईरान ने किया, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी तौर पर, फौजी तौर पर किसी भी ईरानी ऑफिशियल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये ईरान का हमला हो, ईरान की जानिब से हो? जी हाँ, मुमकिन है। उसकी चंद वजूहात हैं। एक वजह यह है कि अगर वो 2500 किलोमीटर की रेंज को ही हम मद्देनजर रखें, तो ईरान के पास मिसाइल लॉन्च करने की जो क्षमता है वो सीमित नहीं है इस तक कि उसकी धरती से ही लॉन्च की जाए। उसने पहले भी कई बार ये दिखाया है दुनिया को कि वो शिप से, वो सबमरीन से लॉन्च कर सकता है। तो मुमकिन है कि यही 2500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें हो सकता है कि अरब सागर से कहीं से लॉन्च की गई हो। 2500 किलोमीटर के अंदर का रेंज है डिएगो गार्सिया तक, ये एक इम्कान है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो ऐलान किया कि हम 2500 किलोमीटर तक की हमारी रेंज है, तो याद रखिए कि ऐलान किस तरह हुआ था। ये ऐलान इस तरह हुआ था कि ये बताया गया कि फौजी अफसरान ने कहा कि हमने रहबर शहीद से जाके बात की और उनसे अनुमति तलब की कि हमको इजाजत दीजिए कि हम इससे ज्यादा रेंज की बनाएं, लेकिन उन्होंने उस वक्त अनुमति नहीं दी। यानी क्षमता मौजूद थी, लेकिन क्योंकि शहीद रहबर ने उस वक्त अनुमति नहीं दी और कहा कि आप कोशिश करें ज्यादा इसको पहले टारगेटेड बनाएं, यानी दूर तक भेजने से ज्यादा अहम यह है कि जहां भेजना है बिल्कुल वहीं गिरे, आसपास किसी को कोई चोट ना आए। तो ये पहले जमाने की बात थी, कुछ अरसे पहले की बात थी। जिस तरह से हमने F-35 के गिराने के सिलसिले में देखा कि इन्हीं 3 हफ्तों के दरमियान ईरान ने कोई तकनीकी कामयाबी हासिल की जो पहले नहीं थी। इन्हीं 3 हफ्ते जंग के दरमियान
तकनीकी एतबार से उसमें कोई बड़ी उसे ब्रेक थ्रू हासिल हुआ और वो F-35 को निशाना बना सका। मुमकिन है कि इन्हीं 3 हफ्तों के दरमियान इस 2500 के रेंज को 4000 या उससे भी ज्यादा बनाने की उसमें क्षमता उसने हासिल कर ली हो, टेस्ट कर लिया हो, ट्रायल कर लिया हो, या ये भी हो सकता है ये हमला जो मुमकिन है ईरान की तरफ से हो, खुद यही एक टेस्ट और ट्रायल हो देखने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी या ये इतने फासले तक हम टारगेट कर सकते हैं कि नहीं। कुल मिला के ईरान का, ये आखिरी मेरा जुमला इस सिलसिले में, कुल मिला के ईरान का बार बार ये कहना है, कई बार पिछले 3 हफ्तों में यहाँ के फौजी प्रवक्ता का ये बयान आ चुका है कि इस जंग में हर दिन हम कोई ना कोई अचंभा लेकर ही सामने आएंगे, और अब तक ऐसा ही होता आया है। मुमकिन है ये हमला भी हो सकता है वही अचंभा हो, लेकिन मैं दूसरी बात भी कह दूं कि मुमकिन है कि ये हमला ईरान की जानिब से न हो, और ये हमला किसी तरह से वो जो कोशिशें हो रही हैं अमेरिका की जानिब से कि वो यहाँ से कोई तरह से बात है, वो किसी ने कंट्रोल आई है उसकी तरफ से झूठी खबर हो के जरिए या तो वो नए किस्म के कोई हमलात कर सके ईरान पर, ये कह करके देखो या अब यूरोप के लिए भी खतरा हो गया है तो हमें ये भी करना पड़ा, वो भी करना पड़ा, हो सकता है इसलिए हो। और दूसरी बात ये भी हो सकता है अगर वो चाहता है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट से ही नहीं निकले बल्कि पूरे हिंद सागर से निकल जाए, पूरे एरिया को खाली, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो उसको वेस्ट एशिया तो छोड़ना है ही, लेकिन हो सकता है उसने तय किया हो कि हमें इससे भी ज्यादा, क्योंकि जब हम वेस्ट एशिया छोड़ेंगे तो डिएगो गार्सिया को बचा के रखना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, या हमें डिएगो गार्सिया की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वेस्ट एशिया निकल चुका है हाथ से। हो सकता है उसके लिए वो माहौल फराहम कर रहा हो कि जो वेस्ट एशिया के जब वो अपने फौजी अड्डे पूरी तरह से छोड़ेगा, खाली करेगा और उसमें ज्यादा वक्त नहीं है, तो हो सकता है साथ में उसे डिएगो गार्सिया भी खाली करना हो और उसके लिए वो माहौल फराहम करना हो। यहाँ क्या लग रहा है आपको, जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, 2 बातें आपने बहुत बड़ी कही हैं, उसको थोड़ा सा और विस्तार से थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि मिडिल ईस्ट, क्या अमेरिका अब यहाँ से छोड़ने की कगार पर, क्या ईरान ऐसा सोच रहा है कि यहाँ मिडिल ईस्ट खाली करवा लेंगे हम, डिएगो गार्सिया तक की बात आ रही है। दूसरी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है अभी इसी जंग के दौरान 2 बार रिक्टर स्केल पर 4.2 के पैमाने नापे गए और का अर्थक्वेक आया ईरान में। हम लोग और कुछ जस्ट लेमैन की तरह लोगों ने यही सोचा कि हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण किया गया हो अंदर तहखाने में, और इस बीच आपने अभी जैसे बताया कि मिसाइल हो सकता है कि लॉन्च जो है वो एक ये भी टेस्ट किया गया हो। तो क्या ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो लगातार चल रहा है ये माना जाए, और अमेरिका जिस पर शक कर रहा है कि आज भी ईरान अपने परमाणु और मिसाइलों का कार्यक्रम चला रखा है, इस पर यानी ये जो डिएगो गार्सिया पर अगर ईरान ने हमला किया है, अगर ईरान ने 2 मिसाइलें दागी हैं, अगर ये आज कल में इसकी सच्चाई सामने आ जाती है तो ये माना जाए कि ईरान अपनी तैयारियों में पैरेलली जुटा हुआ है, जो आप कह रहे हैं, इसको बल मिलता है, मजबूती मिलती है, ये माना जाए। देखिए, इसमें अमेरिका यहाँ से पश्चिमी एशिया से निकलेगा, ये ईरान का लक्ष्य है, हदफ है, मकसद है। इसको वो 10 बार 100 बार इसको बयान कर चुका है। इस जंग के होने के बाद तो दिन में कई बार बयान करता है, लेकिन पहले भी जब 2019 में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत हुई थी, तब से ये यहाँ की पब्लिक में ये टारगेट के तौर पर ये ऐलान हो चुका है कि जैसे उस जमाने में ये कहा जाता था कि शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला ये नहीं है कि ऐनुल असद पर इधर उधर कुछ छोटा मोटा हमला कर दिया, उसका बदला सिर्फ यही हो सकता है कि पूरी तरह से अमेरिका यहाँ से निकले, और उसके मुकदमात फराहम होना शुरू हो गए हैं। आपके दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से कितने सारे मिलिट्री बेसेस को जो है मलबे में तब्दील किया जा रहा है। अलबत्ता मैं ये थोड़ा मुबालिगा है, थोड़ा सा इसमें एग्जैजरेशन है। ईरान जब हमला करता है तो बहुत ही नपातुला हमला करता है, उतनी ही डैमेज पहुंचाता है कि जितना जरूरी है। तो शायद ये कहना सही नहीं था मेरा कि मलबे में तब्दील कर रहा है, बल्कि उनको ऐसा कर रहा है कि अमेरिका उनको छोड़ के निकले। वजह उसकी क्या है कि ईरान इसी क्षेत्र का एक माशरा है, उसको यही रहना है, अपने पड़ोसियों के साथ रहना है।
तो उसके कोई भी इसमें रुचि नहीं है कि बर्बादी यहां पर मचे। उतना ही वो हमला करता है, उतना ही वो नुकसान पहुंचाता है कि जिससे अमेरिका और इसराइल के रवैये में तब्दीली है, उससे ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि उसे बर्बादी यहाँ नहीं चाहिए। ये लोग जाने वाले, ये लोग यहाँ के नहीं है, न अमेरिकन यहाँ के हैं, न इसराइली इस इलाके के रहने वाले, ये जाने वाले हैं। इस इलाके को बहाल रहना चाहिए ताकि यहाँ के मकामी लोग यहाँ का पूरा फायदा उठा सके और सुकून से जिंदगी गुजार सके। तो ये होने जा रहा है। इराक में हम इस सिलसिले में बहुत अच्छी कामयाबी देख रहे हैं। आपने कल की खबर देखी होगी कि नेटो के प्रवक्ता ने ये ऐलान किया है कि इराक से हर नेटो फौजी निकल गया है और अमेरिका भी नेटो का हिस्सा है। यानी इस वक्त नेटो के प्रवक्ता का ये बाकायदा बयान है, ऑफिशियल बयान है कि अब कोई भी अमेरिकी, यूरोपियन, कोई भी नेटो फौजी इराक में नहीं है। ये कैसे हुआ है? ये इसी 3 हफ्ते की जंग में जिसमें इराकी रेजिस्टेंस ने भी बहुत मिलकर किरदार अदा किया है ईरान के साथ। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था 2020 में इराकी संसद में कि हर अमेरिकी फौजी को, नेटो फौजी को निकल जाना चाहिए, लेकिन 6 साल से उसका उल्लंघन हो रहा था। ये उसमें निकल नहीं रहे थे, बल्कि जब उनका दिल चाहता था बढ़ा देते थे अपने फौजी। लेकिन अब ये ऐलान नेटो की जानिब से आ गया है कि निकल गए। यानी इराक वो पहला अरब देश होने के नजदीक जा रहा है कि जब बाकी जो जासूसी स्टाफ भी निकल जाएगा। उन्हीं ने जो एक किले की तरह जो अपनी एम्बेसी जिसको कहते हैं बगदाद में बनाई हुई है, 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ऐसी एम्बेसी कि जिसके अंदर एयरपोर्ट तक मौजूद है, वो भी जब वो सौंप देंगे वापस इराकियों को, और भी दूसरे जो फौजी अड्डे और दूसरी चीजें बंद होंगी, माफी चाहता हूं, जासूसी अड्डे वगैरह बंद होंगे, तो ये पहला अरब देश होगा जो पूरी तरह अमेरिकी वर्चस्व से आजाद होगा। और जब एक हो जाएगा उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा वो तेजी से होंगे। तो मकसद जो है वो एकदम स्पष्ट है और वो मकसद कदम ब कदम हासिल होता जा रहा है। अब जहां तक रहा जो आपने सवाल वो उस भूकंप के बारे में किया जो खबरों में मैंने भी देखा जी। मेरा जहां तक मुझे इत्तला है ये भूकंप ही था। ईरान एक ऐसा क्षेत्र है दुनिया में मशहूर और मारूफ है कि यहाँ पर मुसलसल जलजले आते रहते हैं, तो मेरा अंदाजा ये वही होगा। और जहां तक रही परमाणु हथियार की बात, तो ईरान ने जो परमाणु हथियार बनाने से इनकार किया, और हमेशा ये हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि ईरान के पास 10-20 साल से ये क्षमता है कि वो परमाणु हथियार बना सकता है। उसने खुद इंतखाब किया कि नहीं बनाना है क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो क्योंकि इस्लाम की तालीमात को लेकर ईरान में सिर्फ ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, बल्कि उसके बारे में वो पूरी तरह संजीदा है कि जो भी हमें कामयाबी मिलेगी वो अल्लाह की वजह से, अल्लाह की मदद से मिलेगी। हम अल्लाह के हुक्म की पाका पालन करेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो हमें जीत मिलेगी। क्योंकि इस पर उनका गहरा ईमान है, उनका इस पर भी ईमान है कि परमाणु हथियार बनाकर हमें जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें अल्लाह के हुक्म के का उल्लंघन है, और जब अल्लाह के हुक्म का कोई उल्लंघन करता है तो उसे जीत नहीं मिलती, लेकिन उसका अगर कोई पालन करता है तो उसे जीत मिलती है। तो इसीलिए मुझे पूरा इत्मीनान है कि अभी तक ईरान में यही नजर कायम है कि परमाणु हथियार नहीं बनाना है। देखिए, इन्हीं इस्लाम की तालीमात की वजह से ईरान ने अभी तक किसी स्कूल पर हमला नहीं किया। यहाँ ईरान में कल सुबह ये रेड क्रिसेंट की खबर थी कि तकरीबन 500 स्कूल कह रहे हैं नष्ट कर दिए गए हैं। अलबत्ता वो क्योंकि छुट्टी कर दी गई थी तो वहां पर पहले दिन के बाद से शहादतें बच्चों की नहीं हुई। किसी अस्पताल पर हमला नहीं हुआ है। 50 से ज्यादा अस्पतालों पर डायरेक्ट यहाँ पर हिट हो चुका है ईरान में। तो क्योंकि ये इस्लाम के नियमों के तहत चलते हैं, और उसकी वजह है क्योंकि उनका मानना है कि उसी में कामयाबी और जीत है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि परमाणु हथियार की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन ये जो आपका आखिरी हिस्सा था कि क्या इसी दौरान पैरेलल में उसकी जो मिसाइल की क्षमता है, दूसरे चीजों में डेवलपमेंट और तरक्की का सिलसिला अभी भी जंग के दौरान भी जारी है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि यहाँ के फौजी प्रवक्ताओं के या एक्सपर्ट्स के बाद बयानात भी इसी सिलसिले में कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो कि ज्यादातर अंडरग्राउंड है और ज्यादातर अमेरिका को पता भी नहीं कि कहाँ है, प्रोडक्शन हमारा इस जंग के दौरान पहले से ज्यादा स्पीड के साथ, ईरानी कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन पहले से ज्यादा तेज रफ्तार के साथ मिसाइल्स का जारी है। और आप देख रहे हैं कि इस जंग में जंग तो अभी ताजा शुरू हुई है ईरान की निगाह से। ईरान हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऐसी नई मिसाइल टेक्नोलॉजी लाता है। कभी वो शहीद कासिम सुलेमानी के नाम की मिसाइल के नए अंदाज की थी, कहीं शहीद हसन नसरुल्लाह के नाम से मिसाइल, ये बड़ी बड़ी जो दिग्गज
ये शख्सियतें थी जो इतना बड़ा किरदार अदा करके दुनिया की आजादी के लिए, वो अपनी शहादतों के बाद भी ये किरदार अपने नाम के जरिए अदा कर रहे हैं कि ये मिसाइलें जब जा रही हैं उन अमरीकी और इसराइली फौजी और स्ट्रेटेजिक अड्डों को ध्वस्त कर रही हैं, तो इन नामों के साथ हम नई टेक्नोलॉजी, और अभी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ईरान के भी किसी आम आदमी को नहीं पता कि अभी कितनी ऐसी नई नई मिसाइल की टेक्नोलॉजियां हैं जो पहले से बनी हुई रखी हुई हैं, उन पर से पर्दा नहीं हटाए, नकाब नहीं उठाए, और कितनी और बन रही है अभी उनके लेबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट इस सिलसिले में जारी है, जारी है, आप कह रहे हैं सही। एक सवाल और, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं, एक सवाल और आप बने रहिए। जैदी साहब, एक सवाल आपसे, जब हम परमाणु की बात कर रहे हैं, परमाणु संवर्धन जो कार्यक्रम उनका जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो आज ही खबर आई कि ईरान के ऊपर जो नतांज में इजराइल और अमेरिका ने उसी जगह पे हमला किया है जहां परमाणु यानी एटॉमिक कार्यक्रम चल रहा है। क्या खबर है इसमें, जरा ये बताइए। जी बिल्कुल, ये खबर सही है क्योंकि ईरान के ऑफिशियल सोर्सेज ने भी इसको अनाउंस कर दिया है कि ये हमला हुआ है, और ये भी उन्होंने साथ में अनाउंस किया है कि क्योंकि इस हमले का अंदेशा पहले से था, इसीलिए वहां पर ऐसी कार्रवाई कर दी गई थी कि जो वहां पर जो परमाणु जो सामान है, जो इनरिच्ड यूरेनियम है, जो भी है, जिससे खतरा हो सकता है, जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो महफूज कर दिया गया था और वहां हमला हुआ है। लेकिन किसी भी किस्म के रेडियो एक्टिव मटेरियल की लीकेज नहीं हुई है, वहां जाके एग्जामिन कर दिया गया है हमले के बाद, तो ये अनाउंस हो चुका है। इसको कैसे देखा जाए इस हमले को? देखिए राजीव जी, इसको दो तरीके से देख सकते हैं, भी आगे पता चलेगा शायद चंद घंटों में या चंद दिनों में। अगर ये हमला इसराइल की तरफ से हुआ है और फिर से इसराइल ने कोई हमला किया है अमेरिका की रजामंदी के बगैर, तो फिर ये वही जो हम लोग जानते हैं कि ये शुरू हो गया सिलसिला और ये बढ़ता ही जाएगा कि जो दरार अमेरिका और इसराइल के दरमियान पैदा होना शुरू हो गई, जो उनके जो मफाद है उनमें जो फासला है वो बढ़ता ही जाएगा, और ये हमला उसकी एक और मिसाल और उसकी एक और प्रतीक बन जाएगा कि ये एक ऐसा हमला हुआ कि जिसको लेकर ये लोग राजी नहीं थे, अमेरिकन राजी नहीं थे। ये उस सूरत में अगर कल पता चलता है कि इसराइल ने अमेरिका की इजाजत के बगैर इस हमले को किया, लेकिन अगर ये पता चलता है कि ये हमला अमेरिका नहीं किया या इसराइल ने किया लेकिन पूरी तरह से इजाजत थी इनकी अमेरिका की, तो ये हम इसको उस तनाजुर में देख सकते हैं, उस खाते में ले सकते हैं। अमेरिका जो चाह रहा है कि किसी तरह से निकले और ये जंग खत्म हो, और आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में ये सब कहा है, सही आपने फरमाया, ये उसकी एक और कोशिश हो सकती है कि क्योंकि उसको ये कहना है कि भाई ये तो सब कुछ ध्वस्त कर दिया, हमने तो नाबूद कर दिया, तो वो ये भी कह देगा उसमें पेरिस में ये भी लिया कि हमने तो उनके नातांज पर दोबारा हमला कर दिया, जहां पर वो दोबारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जिनको लगता है कि कभी दुनिया की जनता अभी भी जो है अभी भी उनकी कोई अहमियत देता है, उन्हें उम्मीद है कि इस टाइप की बात हो सकता है उनको फिर से ऐसा बहाना मिल जाए और कहे कि रहबर को मार दिया, उनकी नेवी नहीं है, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट नहीं है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, ये भी कह देंगे कि हमने नातांज पे ये भी कर दिया, तो इसलिए हम जा रहे हैं और ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ तो जिसको खोलना है वो खुद ही देख ले। इस एक वक्त आएगा कि बाद में ये भी कहेंगे कि भाई इसराइल तुमको जो करना है तुम खुद ही देख लो, हम तो यहाँ से चले, तब हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं इसके अंदर, क्योंकि आपके दर्शकों को अच्छी तरह याद है कि जब जून में हमला किया था अमेरिका ने 3 मकामात पर, न्यूक्लियर मकामात पर ईरान में, तो उस वक्त ये सीना ठोक कर दावा किया गया था कि हमने सब कुछ जो है वहां एकदम मिट्टी में मिला जी, ये बस एक मलबे का ढेर है, और ऐसा है तो फिर अभी दोबारा ये हमला क्या माना रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए जैदी साहब। थोड़ा सा एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से, और बहुत महत्व के बीच भी आता हूं, जैदी साहब को भी जाना होगा, ईद और नवरोज़ त्यौहार जो है दोनों है उसमें भी। तो जैदी साहब ज़रा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जिस ढंग से नेटो देशों को कायर कहा, आपने सुना होगा, कायरों तुमने हमारा साथ नहीं दिया, साफ साफ, यानी यूरोप को वो कायर कह रहे हैं। और इसकी क्या प्रतिक्रिया इधर है ईरान में, और
अमेरिका को लेकर अब इजराइल और अमेरिका भी आपने कहा और हम लोग भी देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ, अगर पहली बम्बार्डिंग अगर हुई है सीधे सीधे साउथ फार्स फैसिलिटी पे अगर हुई है और उसके बाद से रिटेलिएट कर रहा है ईरान और अलग अलग अरामको के ऊपर, चाहे कतर के ऊपर, अल अहमदी नीना अल अहमदी शायद वहाँ पे हमला किया और भी जगहों पे, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, सब जगह ईरान ने हमला किया है। इसकी क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया और खासकर अमेरिका को लेकर क्या कुछ है ईरान के अंदर? ईरान की जनता, ईरान की आवाम, जो तस्वीरें आप लोगों के ज़रिए ही हमारे पास आ रही हैं, जो विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं और फर्स्ट हैंड आप लोगों के ज़रिए आ रही हैं, और रात के विजुअल्स को तो देख रहा हूँ मैं और अभी दिखा भी रहे थे हम लोग, लेकिन वहाँ की आवाम, क्योंकि अभी अभी देखिए 3 दिन नहीं बीते हैं अली लारीजानी को सुपुर्दे खाक किए हुए, सुलेमानी को सुपुर्दे खाक किए हुए, खातिब को सुपुर्दे खाक किए हुए और उसके बाद IRGC के प्रवक्ता को सुपुर्दे खाक किए हुए, अभी 2 से 3 दिन के अंदर, और एक अलग तरह का माहौल था। उसमें आज ईद है, इसलिए भी समझना चाहता हूं कि यहां से अमेरिका को क्या पैगाम, यहां से क्या, आज चूंकि 22वां दिन है, 22nd डे ऑफ दिस वॉर, और अगर अमेरिका की माना जाए तो 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, कह रहे हैं, यानी 45 दिन तक इंतजार करें मैक्सिमम। और दूसरी तरफ सैयद अब्बास अरागची कहते हैं, आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वियतनाम वार याद कीजिए आप, वियतनाम में क्या हश्र हुआ था आपका, आपको लोग कह रहे थे कि आप हार रहे हैं, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। ईरान यहां से मैं आखिरी लाइन कह रहा हूं, ईरान यहां से क्या अपनी जीत की बुनियाद रख चुका है, ऐसा दिखाई देता है आपको वहां ग्राउंड जीरो पे रहते हुए? जी, सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनकी हौसला अफजाई के लिए, और बिल्कुल सही कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं, जिस दीन और मजहब को मानते हैं, अगर इज्जत के साथ सुलह और शांति बरकरार करना चाहते हैं तो वो हर जगह दुनिया में कर सकते हैं। मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन जीत फिर इज्जत से मुकाबला करने वालों की ही होती है। स्वामी जी, मैं भी आपकी तरह, मैं भी भारतीय हूँ, और हम अपने देश में भी जो मुश्किलात पेश आ गई हैं, मेरा मानना है कि हम जैसे लोग मिलकर, और अक्सर हिंदुस्तान की जनता हमारे ही साथ है, कि चाहती है कि इज्जत हो, एक दूसरे का आदर हो, और मिलकर सुलह शांति जो है बरकरार हो, हमारे देश में भी हो सकती है। दूसरी बात, जो राजीव जी आपके सवाल के ताल्लुक से ईरान में कैसे देखा जा रहा है इन अमेरिकी बयानात को, तो तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन ये सब अलग अलग तरीके भी एक ही बिंदु पर जाके मिलते हैं। अलग अलग तरीके क्या है, यहाँ पर जैसे दुनिया में कई जगह पर हो रहा है कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई नया बयान आता है, यहाँ पर वो एक हंसी जाता है, एक हंसी का विषय है, लोग आपस में शेयर करते हैं, उस पर जो है टिप्पणी करते हैं, और लोग मिसाल के तौर पर पूछ रहे हैं कि दुनिया भर के चर्ची, दुनिया भर के जो ड्रग एडिक्ट हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये राष्ट्रपति जी आखिर ये क्या फूंकते हैं, क्योंकि हम जो भी फूंक लेते हैं हमें वो आनंद नहीं मिल पाता, वहां तक नहीं पहुंच पाता हमारी बुद्धि जहां तक इनकी पहुंच पाती है। तो इस तरह के, मिसाल के तौर पर ये कह रहा हूं कि इस तरह के यहाँ पर जोक्स चल रहे हैं। दूसरी बात, सब जैसे दुनिया का हर अक्लमंद आदमी देख रहा है कि ये सारे बयानात जितने ज्यादा ये अब्सर्ड होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा ये बौखलाहट, घबराहट और हार की इससे बू आ रही है इन बयानात से। और ईरानी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस जंग में जीत किसकी हो रही है और हार किसकी हो रही है, और वो जानते हैं कि ये जीत मुकम्मल और पायदार और एक कहा जाए कि स्थिरता रखने वाली कैफियत और जीत तभी हासिल हो सकती है कि जब अमेरिका यहां से जाएगा, और उनका इरादा पूरा पक्का है कि उससे पहले ये जंग रुकनी नहीं चाहिए, उससे पहले नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले ये जंग का रुकना यानी अगली और इससे बदतर जंग का मुकदमा फराहम होना, क्योंकि चाहते हैं कि अमन और सुलह एक परमानेंट तरीके से इस इलाके में कम से कम पूरे वेस्ट एशिया में बरकरार हो, इसलिए वो चाहते हैं कि न रुके। और जब अमेरिका यहां से जाएगा, ईरानी ये भी समझ रहे हैं कि जब अमेरिका यहां से जाएगा तो फिलिस्तीन आजाद होगा, क्योंकि फिलिस्तीन नाजायज कब्जा
बुनियादी तौर पर टिका हुआ है अमेरिकी दादागिरी के बेस पर। कि दादागिरी खत्म होगी तो फिलिस्तीन और सिर्फ फिलिस्तीन के इस खाड़ी के जो मुख्तलिफ देश हैं कि जो ऑन पेपर आजाद है, लेकिन हर बुद्धिमान शख्स ये समझता है कि ये अपने फैसलों में आजाद नहीं है। ये इन्हें अपना तेल उतना निकालना पड़ता है, उस दाम में बेचना पड़ता है, उस करेंसी में बेचना पड़ता है जो उनके अमेरिकी आका उनको कहते हैं। जब राष्ट्रपति यहाँ पर दौरा लगाता है तो हर दरबार आपस में रेस लगाता है कि हम कितना बड़ा नजराना और हदिया और तोहफा दे सकते हैं। कोई कहता है हमने 1 ट्रिलियन दिया, कोई कहता है हमने 2 ट्रिलियन दिए डॉलर। कहा कौन सी संपत्ति? यहाँ की जनता की और आवाम की संपत्ति को इस तरह से इन बदमाशों को इन नजराने की शक्ल में देने पर मजबूर होते हैं। सऊदी अरब दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। बल्कि 2017 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे तो अमेरिका और सऊदी के दरमियान जो फौजी मुआहिदा हुआ है, जो डिफेंस डील हुई है, वो पूरी इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी डील है राजीव जी। $350 बिलियन की डील हुई है। असलहा खरीदा है सऊदी ने उनसे, और वो असलहा क्या डिलीवर भी हुआ या नहीं उसकी भी कोई उसका गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि सबको पता है ये सारी डील्स जो होती हैं ये अलग अलग नाम है, असल में ये हफ्ता वसूली है। यहाँ की जनता की दौलत सरमाया ये ट्रांसफर होता है वहां के उद्योगपतियों के बैंक अकाउंट में। तो आजादी जो आने जा रही है इस खित्ते में, वो न सिर्फ ईरान को इन सैंक्शन से, इन बार बार के हमलों से, इन बार बार के तख्ता उलटने की कोशिशों से आजादी मिलने वाली है, न सिर्फ ये कि फिलिस्तीन के अवाम को वो उनका हक मिलने वाला है जो 100 साल से ज्यादा हो गए हैं कि उनसे छीना गया है, बल्कि आसपास के दूसरे जो अरब देश भी हैं उनके जनता के लिए भी एक बड़ी आजादी का दौर आने वाला है। ईरानी इसको समझ रहे हैं, ईरानियों का इसमें इरादा मजबूत है। न सिर्फ ईरानी बल्कि ईरानियों के जहां जहां एलाइज मौजूद है, यहाँ खबरों में तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह बहुत जबरदस्त अंदाज से मुकाबला कर रहा है। और मेरा ये अनुमान है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह के फौजी ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो उसी जानिब बढ़ रहे हैं। यमन अपने अब मौके का इंतजार कर रहा है कि कब वो इसमें किरदार अदा करे। इराक में तो शायद फौजी पूरे खित्ते में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ तंजीमें और जनता हुकूमतें इराक में हशद शादी की सपोर्ट में वहां की हुकूमत पूरी तरह से आ गई। इराकी हुकूमत सब इसमें लगे हुए हैं कि एक नया सुनहरा दौर इस खित्ते में कायम होगा। और आखिरी मेरा जुमला राजीव जी, अगर इस खित्ते में कायम हो गया, ये खित्ता जो अगर आप दुनिया के मैप को देखें तो दुनिया का कल्ब है, सेंटर है, जो पूरी जो अगर अमेरिका को आप छोड़ दें, जितनी दुनिया की आबादी रहती है एशिया अफ्रीका मिला के, हार्ट उसका ये एरिया है। दुनिया की एनर्जी और गैस का ये एरिया है। तारीखी एतबार से सबसे पुराने सिविलाइजेशन पूरी बशरियत, पूरी इंसानियत के सब इस इलाके के। ये जब आजाद होगा तो यहां से जो आजादी की और इज्जत की जो हवाएं चलेंगी, जो ये झोंके चलेंगे, ये दुनिया के हर गोशे और कोने तक पहुंचेंगे और हमारे देश में भी इसके बहुत अच्छे हम असरात और फायदे देखेंगे। कुछ ही और दिन की देर है इंशाअल्लाह। जी जैदी साहब बने रहिए। एक सवाल और लेता हूं और आप दोनों को विदा करूंगा। मैं स्वामी जी को भी और आपको भी, मैं जान रहा हूं आप दोनों को जाना है, और फिर अंशु जी और हमारे तमाम साथियों के बीच आता हूं। स्वामी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां जैदी साहब कह रहे हैं, और उसमें भी कि ईरान जंग के बाद से इस जंग का नतीजा क्या होता है ये देखेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन ये इतना तय है कि इन मुल्कों में एक अलग का उत्साह, एक अलग की तरह की शक्ति ये ईरान ने दे दी है। ईरान ने रिटेलिएट कर ये बता दिया है कि हम अमेरिका से लोहा ले सकते हैं, अमेरिका के ऊपर हम हमला कर सकते हैं। और क्या यहाँ से आपको लगता है स्वामी जी कि यहाँ से जो मिडिल ईस्ट के वो देश जहाँ पर अमेरिकी छावनियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वो देश धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ, वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता अमेरिका के खिलाफ होते हुए हम देखेंगे अगर ये जंग और आगे बढ़ती है तो, या उल्टा हम देखेंगे कि ये ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे, जैसी बातें भी पिछले दिनों आई हैं? कैसे देखा जाए?
संशय व्यक्त नहीं किया कि जीत किसकी होगी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो उनका डिटर्मिनेशन दिखाता है, उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। और मुझे जो खतरा महसूस हो रहा है, देखिए जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के एयर बेसिस जहां पे हैं, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो शाही खानदानी अपने शासक चल रहे हैं, लोकतंत्र का वहां पे कोई, और ये वहां के देश की जनता को ये मैसेज चला गया है। और बखूबी जैदी साहब ने और आप लोगों ने इसको बताया है कि ये देश की जनता के साथ धोखा है। अगर आप, जैसे हमारे जमाने में हिंदुस्तान में हुआ करता था कि अंग्रेजी शासक आते थे और अशरफियां और उनको भेंट दी जाती थी, उस प्रकार से आप ऐसे, जैसे वो आपके शासक हैं, अपने देश की जनता को लूट कर, उनके हक को मार कर अगर इस प्रकार से उनको भेंट करते हैं, तो ये जो मैसेज है बड़ा क्लियर है और ये जो कॉन्फिडेंस है बड़ा तारीफ काबिल है। देखिए ये अब एक विश्व बंधुत्व के लिए और को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत आवश्यक है। और जो जैदी साहब ने पहले भी कहा, इस बार का सीज फायर ऐसे नहीं होगा कि सीज फायर हो गया और 6 महीने के बाद आपने दोबारा अपनी शक्ति ग्रहण करके दोबारा अटैक कर दिया। अब परमानेंट सॉल्यूशन होगा, सॉवरेनिटी का पूरा सम्मान होगा, जो वेनेजुएला के अंदर किया गया, जो क्यूबा के अंदर करने की बात कर रहे हैं। मलेशिया ने जिस प्रकार से ट्रेड डील को कैंसिल किया है, जिस प्रकार से हर देश के अंदर जनता का इतना ज्यादा दबाव है अपने शासकों के ऊपर। और यह बात बिल्कुल ईरान के लोगों ने जब कहा कि भारत की देश की जनता हमारे साथ है, और यही भारत के देश की जनता, हर देश की जनता जिस प्रकार का दबाव अपने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए शासक या ऊपर से थोपे गए शासक या उनके शाही खानदान के शासक, उनके द्वारा थोपा गया है, जनता के आक्रोश को देखकर या तो ये लोग बदल जाएंगे या इनकी सत्ता बदल जाएगी। जी, या तो ये बदल जाएंगे या सत्ता बदल जाएगी। एक छोटा आखिरी कमेंट आपसे जैदी साहब, क्या यहां से इस जंग को आप और आगे बढ़ते हुए देखते हैं? जी, ये जंग फिलहाल अगर देखिए आगे बढ़ने को लेकर जो है चंद जाविये से देखा जा सकता है। समय के एतबार से क्या ये आगे बढ़ेगी? जी, जाहिर सी बात है, अभी वो खत्म नहीं हुई है। कितना समय और बढ़ेगी ये बहुत कुछ डिपेंड करता है अमेरिका के उस पर कि वो कब होश में आता है और समझता है कि वो हार चुका है और इसको स्वीकार कर लेता है कि जो बची कुची थोड़ी बहुत बचा है उसको लेकर निकल जाए यहाँ से। या दूसरा इस पर निर्भर होता है कि इजराइल कितनी मुश्किल खड़ी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो शिकाफ दोनों के दरमियान दरार पड़ गई है और शुरू हुई है वो बढ़ी रही है। हो सकता है कि इजराइल ऐसे कुछ संकटों में डाले अमेरिका को कि वो मजबूर होकर और देर तक यहाँ रुके। तो ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं काफी हद तक। दूसरी चीज जो इसके समय पर डिपेंड करता है, मैं यहाँ जो खलीज के खाड़ी के देश के जो दरबार हैं, जो शहनशाह हैं, उनके ताल्लुक से मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, बहुत बड़ी दुविधा में है, क्योंकि वो एक तरह से आप कहें कि वो अपने आप को यतीम होता हुआ देख रहे हैं। ये वो शासक हैं कि जिनको अमेरिकी वर्चस्व और दबदबे और ताकत ने उनको यहाँ पर बरकरार रखा है, और उन्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है कि वो अमेरिकी शासकों और उद्योगपतियों की गुलामी करें, उनकी खिदमत करें और अपनी ही जनता और अपने ही जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको सौंपते रहे इन्हीं अमेरिकी और यूरोपियन उद्योगपतियों को। वो यतीमी की हालत में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये अमेरिकी दबदबा और हेजेमनी वो यहाँ खत्म हो रही है, या बल्कि शायद खत्म हो गई है। बात तो समझ गए, बात अभी समझे नहीं। तो जैसे होता है ना कि जब किसी घर में किसी घर के बड़े का, बाप का, दादा का देहांत हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो यतीम होते हैं शुरू में बहुत ही भावुक होते हैं और वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया है। वो जहाँ बैठते हैं वहां पर कोई और ना बैठे, उस प्लेट में कोई और खाना ना खाए, वो कपड़े उसको कोई हटाए ना। बहुत ही भावुक होते, बहुत जज्बाती होते। अभी फिलहाल वो इस नाजुक फेज में आ गए हैं कि वो देख रहे हैं कि वो देहांत या तो हो गया है या होने जा रहा है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस नई दुनिया जो उनके सामने तकरीबन रोशन हो गई, कैसे वो इसमें जिएंगे। यहाँ पर जो 18 मार्च को मीटिंग हुई है या रियाद में, और खबरों में आया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है और उसमें निंदा की गई है ईरान की और ईरान के हमलों की। मैं दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा सा कुछ, अगर आप 2-4 मिनट वक्त है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। समय है? जी बताइए। जी
ये जो 18 मार्च के बाद जो स्टेटमेंट हुए, देखिए सबसे पहले हमारे दर्शक ये देख लें कि ये मीटिंग में कितने लोगों ने शिरकत की थी। इसमें सऊदी अरब को मिलाकर 12 देशों ने इसमें शिरकत की है, जबकि OIC में 57 इस्लामी ममालिक हैं जी। और ये मीटिंग OIC के बैनर के तहत नहीं हो सकी, अरब लीग के बैनर के तहत भी नहीं हो सकी, राजीव जी ये GCC के बैनर के तहत भी नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि GCC का एक रुकन यानी ओमान उसने शिरकत करने से इनकार किया जी। तो ये मीटिंग किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के तहत हो ना सकी और 11 लोग आए जिसमें 12वां जो है सऊदी अरब है और उन्हीं ने ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे कि तमाम इस्लामी ममालिक या हालांकि कम से कम जो है कहा जाए तमाम अरब देश साथ है, जबकि साथ में नहीं है। यानी 57 मुसलमान ममालिक में से सिर्फ 12 जमा हुए और 45 जो है वो दूसरी तरफ है कि जो नहीं आए, बुलाने के बावजूद नहीं आए। इसीलिए तो मीटिंग को करने में इतने दिन लगे क्योंकि कोशिश हो रही थी कि वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, आए नहीं कोई। ओमान ने इस मीटिंग में, GCC का मेंबर है, ओमान ने उसी मीटिंग के दौरान शिरकत भी नहीं की और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का वो परसों बयान आ गया जिसने दुनिया में उसका काफी चर्चा रहा, जिसमें कहा कि अमेरिका इसराइल कभी नहीं जीत सकते, उनको उनके मित्र देश मदद करेंगे किसी तरह वो निकले इससे। वो और ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उस जवाबी कार्रवाई को सही ठहराया ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में। यानी जो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को जमा करें ईरान के खिलाफ, वो तो हो नहीं पा रहा है। GCC तक का शिराजा बिखरना शुरू हो गया, यानी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द GCC। तो ये कैफियत यहां पर पाई जाती है और ये कह रहे हैं कि हम ऐसा हमला कर देंगे, वैसा हमला कर देंगे। जनता, जो मुस्लिम वर्ल्ड की जनता है, वो ये सवाल पूछ रही है, वो ये नहीं पूछ रही है। ठीक है, ये जो हुक्मरान ये कह रहे हैं कि ईरान क्यों हम जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उनका मीडिया भी उन्हीं की बातों को दोहरा रहा है, लेकिन जनता, मुसलमान जनता ये सवाल पूछ रही है कि अगर सऊदी अरब इतना बड़ा मिलिट्री फोर्स है, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री डील उसने की है, अभी तक सऊदी फौज ईरान की मदद करने के लिए क्यों नहीं पहुंची है? पाकिस्तानी फौज अभी तक क्यों नहीं पहुंची? ये सवाल है लोगों के जहन में। तो दुनिया बहुत बड़े पैमाने पर बदल गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनके मफाद, जिनका वजूद वो टिका हुआ है उसी पुरानी दुनिया पर, वही पुरानी साम्राज्य ढांचे और स्ट्रक्चर में उनका कोई मकाम है। जाहिर सी बात है उनको मुश्किल हो रही है और हमें शायद थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा और इन्हें समय देना चाहिए। बहुत जल्दी जैसे अलग हो गया, ईरान ने बाहर कर दिया है, यही सिलसिला ये तमाम देशों में देखा जाएगा कि बगैर किसी खाना जंगी और सिविल वॉर के बड़े सुकून के साथ वहां के ये यतीम होते हुए दरबार, इन्हें ये इत्मीनान मिलेगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, वो जो नई आजादी और इज्जत की दुनिया कायम हो रही है उसमें इनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई वजूद है और वो ऐलान कर देंगे कि उन्हीं ने अपना सपोर्ट, अपने बेअत, अपनी अलीजियंस, अपने लिंक्स पूरी तरह से तब्दील कर दिए हैं। सब इंतज़ार कर रहे हैं उसी पल का, उसी समय का, और ये दिन शायद जल्दी आए। इस बीच एक खबर आ रही है, IRGC ने दावा किया है, IRGC ने अभी दावा किया है, उसने अमेरिका के F-15 की जगह F-16, जी हाँ, F-16 को मार गिराया है। अभी वो खबर आ रही है, F-16 जो फाइटर जेट है उसको मार गिराया है IRGC यानी ईरान ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से अमलेंदु जी के पास आता हूँ। 8:30 बज चुका है और जल्दी समापन की ओर बढ़ते हैं। टाइम हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि लंबी और बहुत गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जंग की बात, उसमें भी विश्लेषण, रिपोर्टिंग में विश्लेषण है, तो ये कितना गंभीर होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग। अमलेंदु जी, क्या यहाँ से अमेरिका जो दावा अभी तक कर रहा है कि हम जीत चुके हैं, वो दिखाई देता है, उसकी जीत दिखाई देती है? आज जो ट्रंप साहब का सुबह जो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे लिखा और उसमें उन्होंने 5-6 बातें बड़ी मजबूती के साथ और पॉइंट देते हुए और बोल्ड अक्षर में जो है वो अक्षरों में लिखी, और उसमें उनका कहना यही है कि चूंकि उनका लक्ष्य बिल्कुल नज़दीक आ गया है तो इसलिए अब हम वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे और हमारे लक्ष्य एकदम नज़दीक हैं। और राजीव जी, आपको याद होगा कि जब पिछली बार 12 दिनों की जो जंग हुई थी, उस 12 दिनों की जंग में 11वें दिन ट्रंप साहब ने इसी तरीके से कुम पे और नतांज पे और इस्फहान पे जो परमाणु रिएक्टर बताए जाते हैं
उनके ऊपर हमले किए थे और ये बात कहा गया था कि हमने इनका परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर दिया, और उसके बाद फिर जीत की घोषणा करते हुए कहा कि बहुत अच्छा। हालांकि पलट के तुरंत ईरान ने इनके जो अड्डे थे, सैनिक अड्डे, उन पर हमले किए, और उसके बाद तुरंत ट्रम्प साहब ने घोषणा कर दी कि भाई बहुत अच्छा, और हम जो है वो जीत गए और हमने इनके सारे परमाणु ठिकाने थे वो नष्ट कर दिए और सब कुछ हमने ठीक कर दिया और हम जीत गए, अब ये सीज फायर किया जाता है। आज भी राजीव जी, जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले दिन में आपने भी इसको ब्रेक किया था 4 बजे, कि जो हमला किया गया नातांज के ऊपर, जो उनका परमाणु रिएक्टर केंद्र है, उसके ऊपर, हालांकि उसमें अभी तक कोई परमाणु विकिरण की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आपने उस पर हमला किया और ये बताया गया कि साहब उसमें B2B बॉम्बर जो है उससे हमने उसको नष्ट कर दिया। लेकिन राजीव जी, ये तो कर दिया, नष्ट कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इस पर इजराइल क्या कह रहा है उसको आप देखिए। इजराइल का कहना है, IDF जो वहां की सेना है उसका आधिकारिक वक्तव्य है कि हमने इस क्षेत्र में कोई हमला नहीं किया है, नातांज पर हमला हमारा नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है हमको जानकारी नहीं है। अमेरिका ने अगर कुछ किया है तो इसकी जानकारी अमेरिका देगा, हमको इसकी जानकारी नहीं। अब राजीव जी, अगर आप इन सारे डॉट्स को मिलाइए तो ये क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि अब जो संघर्ष की स्थिति है वो अब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बढ़ रही है, और नेतन्याहू भी समझ रहा है कि भाई अब ये परिस्थितियां जो बन रही हैं, इसमें ट्रंप अब जिम्मेदार ठहराएगा नेतन्याहू को सारी चीजों के लिए, सारे नुकसान के लिए, और नेतन्याहू अब इससे बचना चाहता है, क्योंकि लगता है कि अगर अमेरिका लौट के चला जाएगा तो पिटेंगे तो नेतन्याहू बैठे हुए हैं, ट्रंप साहब तो पिटेंगे नहीं व्हाइट हाउस में बैठ करके, पिटना यहां नेतन्याहू को ही है। तो अगर अमेरिका ये घोषणा करके भी निकल जाए कि हमने तो जंग जीत ली, और नेतन्याहू साहब अपना देखते रहो, जैसा कि अभी कह दिया ट्रंप साहब ने सुबह कि भाई जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसकी जो है वो अपने आप कभी ना कभी समय आएगा, खुल जाएगा, हमें उसकी अब चिंता नहीं करनी, हम उसकी अब नहीं खोलेंगे। ये कह दिया उन्होंने कि भाई हमारा तो वहां से कुछ आता नहीं है, जिसका आता है वो अपनी करे। और राजीव जी, उनके करने के बाद हमारे मोदी जी ने फोन कर लिया डॉक्टर मसूद पेजेश्किन को और निंदा भी कर दी हमले की। भाई 22 दिन आपके क्यों लग गए? जब तक ट्रंप साहब ने ये नहीं कहा कि हॉर्मुज जल जमुमत से जिसको निकालना अपना निकालो, हम तब इसकी रक्षा नहीं करेंगे, और आपने तुरंत फोन कर लिया। कहा तो कल तक आप कतर पे हमले की निंदा कर रहे थे। तो ये राजीव जी परिणाम जो समझे जा सकते हैं कि किस तरीके से चीजें अब बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि इस जंग में राजीव जी कोई जीते हारे, मुझे लगता है ये बिना हार जीत के फैसला होगा, मैच ड्रॉ होगा, लेकिन इसके बावजूद जो शर्तें ईरान की हैं वो माननी पड़ेंगी अधिकांश, ये मुझको लगता है। और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप सीज फायर कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, हम आपके सीज फायर को नहीं मानेंगे, यानी सीज फायर नहीं होगा, आपको हमारी जो शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी और युद्ध हमेशा के लिए ये खत्म करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है राजीव जी, अगर ईरान की ये शर्तें मान ली जाएंगी तो ट्रंप तो मान भी ले, नेतन्याहू कैसे मान ले? संकट ये है। तो जो संकट है राजीव जी, और हालांकि तुलसी गैबार्ड में कल उन्होंने कहा, स्पष्ट कर दिया, पहले से भी ये बातें आ रही थी, वहां के तमाम विश्लेषक जो थे अभी तक कह रहे थे अमेरिका के कि भाई इजराइल का लक्ष्य ईरान को लेकर अलग है, अमेरिका का लक्ष्य अलग है। और कल तो तुलसी गैबार्ड ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई इजराइल का लक्ष्य अलग है और अमेरिका का लक्ष्य अलग है। तो अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया राजीव जी, तो ट्रंप साहब निकलने का एग्जिट ढूंढ चुके हैं, इसका मतलब अब वो घोषणा करके निकल जाएंगे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हमने इनका नातांज जो था वो उस पर हमला कर दिया, यही एक बचा था इनका परमाणु केंद्र जो था, ये रह गया था पिछली बार, और इस बार हमने उसे भी नष्ट कर दिया, और अब हम यहां से चलते हैं, जय हिंद। ट्रंप साहब निकल लेंगे, नेतन्याहू साहब अब पिटो और चाहे कुछ करो, अभी नेतन्याहू जाने। अब एपस्टीन फाइल की अगर राजीव जी वो फाइलें नेतन्याहू के पास भी हैं, तो नेतन्याहू साहब आपका तो कृष्ण मंदिर इंतजार कर रहा है, आप वहां जाएंगे कि एपस्टीन फाइल से ब्लैकमेल करेंगे ट्रंप को, क्योंकि जब तक युद्ध चलेगा तभी तक तो आप ब्लैकमेल कर सकते हैं। और परिस्थितियां ये पैदा हो जाएंगी कि अगर अमेरिका ने वहां से अपना हाथ हटा लिया इजराइल से, नेतन्याहू के ऊपर से, तो राजीव जी बहुत मिट्टी कुटनी है उनकी इजराइल की। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है, मुझको ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब अपना एग्जिट ढूंढ चुके हैं, और उन्होंने जो अपने सहयोगी देश हैं उनके लिए भी एक तरीके से कह दिया। लेकिन राजीव जी, ये जो हमला डिएगो गार्सिया पर हुआ है, अब चाहे ये ईरान ने किया हो और चाहे मोसाद ने किया हो, कुछ भी हो, क्योंकि राजीव जी उस डिएगो गार्सिया का जो बेस है उसको लेकर एक कानूनी झगड़ा जो है वो अमेरिका और यूके के बीच में भी है ना। तो अब इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
अगर ये अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं ट्रंप साहब सारे मध्य पूर्व से, तो ये बोरिया बिस्तर यहां से भी आपको उखाड़ना पड़ेगा। तो राजीव जी, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर ईरान ने साबित किया है, अगर उसने टेस्ट किया है कि हम 4,500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है कि ये उसने टेस्ट भी किया हो सकता है और ये संदेश भी दे सकता है कि हम इतनी लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। और अगर इतनी लंबी दूरी तक हम मार करेंगे तो राजीव जी, ये यूरोप के देशों को भी उसने बता दिया, खासतौर से यूके को बता दिया है कि आप भी हमारी रेंज में आ सकते हैं, और आप नहीं भी आएंगे तो आपके अड्डे हमारी रेंज में हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी अब ट्रंप साहब से कहिए कि अब यहां से वो बोरिया बिस्तर समेटें। तो मुझे लगता है राजीव जी की हार जीत एक अलग का मसला है, लेकिन रणनीतिक तौर पर जीत जो है वो ईरान की हो रही है। ट्रंप साहब रणनीतिक तौर पर भी हार रहे हैं, जीत की घोषणा करके निकल भले जाए।